हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं एसआरसीसी ग्रेजुएट अंशिता जिंदल एंड मैं तुम्हें आज करवाने वाली हूं सीयूईटी 2025 के लिए चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। पूरा सीयूईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में हर एक टॉपिक में तुम्हें समझाने वाली हूं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैं सीयूईटी के रिलेटेड बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा हमने पोस्ट कर दिया है, अकाउंटेंसी का पूरा हमने पोस्ट कर दिया है, बिजनेस स्टडीज भी काफी सारा हमने पोस्ट कर दिया है। फ्री कॉन्टेंट बिल्कुल सीयूईटी के अकॉर्डिंग वन शॉट्स प्लस एमसीक्यू सब कुछ अपलोड कर दिया। एंड अब तो हमारा सीयूईटी का फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुका है हमारे चैनल पर, जहां पर हर रोज सुबह 11 बजे हम आपको करवाते हैं फ्री मॉक टेस्ट सीयूईटी का, बिजनेस स्टडीज का, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का। तो अगर तुम्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर आज हम करने वाले हैं वन शॉट में, बहुत ज्यादा डिटेल में। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मतलब पढ़ना है कि क्या मतलब है भैया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, फंक्शंस पढ़ने हैं, नीड्स पढ़ने हैं, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जरूरी है, प्रोसेस पढ़ना है जिसके स्टेप बाय स्टेप आपको सारा याद करना पड़ेगा, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसेस पढ़नी है और फिर एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन पढ़नी है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने से पहले मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, तुम समझ लो। ठीक है, व्हाट इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ना इन टोटल 3 अक्षर आएंगे, वो तीनों वर्ड्स को मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले समझाना चाहती हूँ। सबसे पहला वर्ड मेरे पास यहाँ पे आता है एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला वर्ड मेरे पास आता है एंटरप्रेन्योर। इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है एक बिजनेस मैन या वुमेन, मैन या वुमेन कोई भी। ठीक है, समवन हु इज डूइंग अ बिजनेस, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस वुमेन, वो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो, अगर तुम एक बिजनेस के मैन वुमेन की जगह चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बिजनेस ओनर हो अगर तुम, तो तुम एक एंटरप्रेन्योर कहलाते हो। फिर चाहे तुम्हारा छोटा सा बिजनेस है या बड़ा सा बिजनेस है, किसी भी चीज का बिजनेस है, अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो तो तुम एंटरप्रेन्योर कहलाते हो। दूसरा वर्ड मेरे पास यहाँ पे आता है एंटरप्राइज। दूसरा वर्ड मेरे पास यहाँ पे आता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है बेटा जी, तो तुम्हारा बिजनेस है, जो भी तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, या जो भी तुम्हारी फर्म है, या मैं बोलूं जो भी तुम्हारी छोटी सी दुकान भी अगर है, जो भी तुम्हारा ऑफिस है, ठीक है, जो भी चीज पर्टिकुलरली तुम्हारी है, कंपनी, फर्म, शॉप, ऑफिस, जो भी तुम्हारा बिजनेस है, उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे कि भैया ये मेरी दुकान है, यानी कि ये मेरा क्या है, एंटरप्राइज है, ये मेरा क्या है, एंटरप्राइज है। अब एक बिजनेस ओनर ने एक बिजनेस खोला, एक एंटरप्रेन्योर ने एक एंटरप्राइज खोला, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, दिस इज प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप। आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस। टेक्निकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेस को करने का एक प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस ओनर, दुकानदार, वो कौन है, एंटरप्रेन्योर। उसकी दुकान, उसकी कंपनी, उसकी फर्म, उसका ऑफिस, वो क्या है, उसका एंटरप्राइज है। और दिस प्रोसेस ऑफ डूइंग अ बिजनेस, दिस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर तुम एक बिजनेस कर रहे हो, एक दुकान खोली है, दुकान चला रहे हो, ऑफिस है, कुछ भी ऐसा है, तो तुम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, तुम एंटरप्रेन्योर हो और तुम्हारा एक एंटरप्राइज है। ठीक है, ये 3 वर्ड्स तुम्हें याद रखने बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड था एंटरप्रेन्योर, ये किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, 18th सेंचुरी में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटिलन। रिचर्ड कैंटिलन ने पहली बार इसको एंटरप्रेन्योर वर्ड को 18th सेंचुरी में जो है इंट्रोड्यूस किया था। उसने बोला एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर कौन है, वो बंदा, वो बिजनेस ओनर। ठीक है, तो इसने क्या बोला, एंटरप्रेन्योर कौन है, एक एजेंट है जो क्या खरीदता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे मेरे, लैंड था, लेबर था, कैपिटल थी और एंटरप्रेन्योर था। एक बंदा जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है कुछ सर्टेन प्राइसेस पे। क्यों परचेज करता है, ताकि वो कुछ सामान बना सके, बनाकर बाजार में बेच सके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को एक सर्टेन प्राइस पे फ्यूचर में जाके। तो एक वो इंसान जो बिजनेस करना चाहता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। उसको एक्सप्लेन कैसे किया गया कि एंटरप्रेन्योर कौन है, एक ऐसा बंदा जो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीद रहा है एक सर्टेन प्राइस पे। क्यों खरीद रहा है, ताकि वो कुछ प्रोड्यूस करके कुछ बना के सामान बाजार में बेच सके एक सर्टेन प्राइस में, बाजार में फ्यूचर में वो जाके बेच सके। वो बंदा जो ये सब कुछ कर रहा है, उस बंदे को, उस इंसान को, उस पर्सन को, उस ओनर को क्या बोला जाएगा, एंटरप्रेन्योर। उस एजेंट को क्या बोला जाएगा, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक सिस्टमैटिक
पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी, कह रहे एक सिस्टमैटिक करी गई एक्टिविटी है, सोच समझ के तुम स्टेप बाय स्टेप करते हो, बिना सोचे समझे हवा में ऐसे कुछ भी कर दिया नहीं, सोच समझ के करते हो, एक पर्पस के साथ करते हो, तुम्हारा कुछ पर्पस होता है कि तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें सोसाइटी में नाम करना है, तुम्हें अपने कोई भी पर्पस फुलफिल करना है, उसके लिए तुम कर रहे हो क्रिएटिव एक्टिविटी, तुम इसमें कुछ क्रिएटिव करते हो, अपने आप से कुछ नया सोचते हो, ठीक है, कुछ इनोवेटिव कुछ क्रिएटिव इसमें करते हो। ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नीड, करते क्या हो? अब देखो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक सिस्टमैटिक, एक पर्पसफुल और एक क्रिएटिव एक्टिविटी। किस चीज की एक्टिविटी है? करते क्या हो? सिस्टमैटिकली करते हो, पर्पसफुली करते हो और क्रिएटिवली करते हो, पर करते क्या हो? पहले एक नीड को आइडेंटिफाई करते हो, करते क्या हो? एक नीड को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उस नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो, फिर उस नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो, फिर प्रोडक्शन करते हो और फिर प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। तो तुम सिस्टमैटिकली पर्पसफुल वे में क्रिएटिव वे में क्या कर रहे हो? पहले कोई नीड आइडेंटिफाई करो, जैसे मुझे समझ आया कि नीड है कि यार बच्चों को कॉमर्स की ना ट्यूशन नहीं मिलती अच्छी, तो एक नीड है मार्केट में, मैंने एक नीड को आइडेंटिफाई करूंगी, ठीक है, कि अगर वहां पे नीड का मतलब है कि डिमांड तो है, सप्लाई कम है, तो वो एक नीड है मार्केट की, फिर मैं रिसोर्सेज इकट्ठे करूंगी कि मैं टीचर्स इकट्ठे करूंगी या बुक्स या जो भी मुझे रिसोर्सेज चाहिए वो इकट्ठे करूंगी, फिर मैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने लग जाऊंगी ताकि मैं ऑब्वियसली बाजार में बेच सकूं, ठीक है। और ये सारा कुछ मैं क्यों कर रही हूँ? ये सारा कुछ मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि मैं अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, ताकि मैं, ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर को अगर वैल्यू मिलेगी तभी वो मेरा सामान खरीदेगा, तभी मैं बाजार में सामान बेच सकती हूँ, प्रॉफिट कमा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं वो रिटर्न कमा सके, और जो मैं खुद हूं, ओनर हूं, मैं अपने घर पे प्रॉफिट लेके जा सकूं। तो मैंने करा क्या? मैंने कुछ काम किया, कैसे किया? सिस्टमैटिकली, पर्पसफुल और क्रिएटिव मैनर में किया। अच्छा, क्या काम किया? पहले नीड को आइडेंटिफाई किया, रिसोर्सेज इकट्ठे किए, प्रोडक्शन करी। अच्छा, ये सब क्यों किया? ताकि कस्टमर को वैल्यू मिले, इन्वेस्टर को रिटर्न मिले और ओनर को प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो ये देखो पूरे का पूरा एक प्रोसेस है, और इस पूरे प्रोसेस में तुम रिस्क को और अनसर्टेनिटीज को भी ध्यान में रखते हो। तो कैन यू सी, एक पूरे का पूरा प्रोसेस है कि तुम ये कुछ कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो, और इस सारे प्रोसेस में इसको ध्यान में रख रहे हो, रिस्क और अनसर्टेनिटी को। ये पूरा एक लॉन्ग फुल फ्लेजेड प्रोसेस है जिसकी यहाँ पे बात करी गई। तो एंटरप्रेन्योरशिप इस सभी चीजों का प्रोसेस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द टेक्निकली प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें तुम नीड आइडेंटिफाई करते हो, रिसोर्सेज इकट्ठे करते हो, प्रोडक्शन करते हो, ठीक है जी। अगली चीज, नीड या फिर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों चाहिए भैया? तुम क्यों चाहते हो कि लोग बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, ये प्रोसेस को क्यों करें लोग, तुम क्यों चाहते हो? तो पहली चीज, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी का मतलब ही यही होता था, इफ यू गाइस रिमेंबर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से जीडीपी का मतलब क्या होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। हम जितना भी सामान एक देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू को, उसकी मार्केट वैल्यू का सम टोटल करके जीडीपी निकाला जाता है। जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे उतनी ज्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, उतना ज्यादा वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे। तो जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे मेरा जीडीपी उतना ज्यादा बढ़ेगा। सिंपल बात है। जीडीपी का मतलब क्या है कि एक देश में एक साल में कितना सामान प्रोड्यूस होता है। अरे जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे उतनी ज्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, उतने ज्यादा बिजनेस होंगे, उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, तो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, एक एंटरप्रेन्योर कैपिटल फॉर्मेशन करता है। देखो कैपिटल का मतलब ही क्या होता है? कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो ओनर का खुद का पैसा है, ओनर्स फंड, ओनर का खुद का जो पैसा है, ओनर ने खुद ने जो पैसा लगाया है। तो तुम जब भी बिजनेस करते हो बिना कैपिटल के नहीं शुरू कर सकते हो, तुमने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। सबसे पहली चीज क्या चाहिए? कैपिटल। एक बिजनेस कैपिटल के बिना शुरू नहीं किया जा सकता। तो जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है तो कैपिटल इकट्ठी करता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लेके आता है, फॉरेन से भी इन्वेस्टर्स लाते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो लैंड खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन बहुत सारी होती है जब भी बिजनेस शुरू किया जाता है, क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस हो नहीं सकता। हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो देखो पहली चीज, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद सरकार से जाके नौकरी नहीं मांग रहा, तो वो खुद पहली चीज अनएम्प्लॉयड नहीं बैठा है, वो खुद कुछ काम कर रहा है। दूसरी चीज, वो दूसरे लोगों को भी अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अगर तुम्हें याद हो, इंडियन इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा था कि हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हम पढ़ते थे ना, रिजर्वेशन मिली थी एसएसआईज को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी क्या थी? सेकंड लार्जेस्ट
एम्प्लॉयर हैं हमारे देश की, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कौन देता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि छोटे छोटे बिजनेसेस लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो बहुत बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। जनरेटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। देखो, जब तुम खुद एक बिजनेस करोगे, अगर तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो तुम्हारे थ्रू दूसरों को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टेस्ला गाड़ी जो है वो इंडिया में आती है तो क्या होगा, जितने भी लोग रॉ मटेरियल बना रहे हैं जो टेस्ला को चाहिए, उन सबका रॉ मटेरियल का जो है सामान अब ज्यादा डिमांड में आ जाएगा, क्योंकि टेस्ला को चाहिए होगा कि उसको रॉ मटेरियल के लिए कोई मिले। तो जितनी भी कंपनीज रॉ मटेरियल बना रही होंगी उनको ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकली ज्यादा कंपनीज आएंगी जो रॉ मटेरियल बना रही है। ऐसे ही जो चार्जिंग स्टेशन की कंपनीज होंगी वो बढ़ने लग जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो इस गाड़ी को, इस कंपनी को चाहिए होंगी। तो जब भी कोई एक बिजनेस आता है ना बेटा, वो बिजनेस अकेला नहीं करता, उस बिजनेस को पीछे सप्लायर्स भी चाहिए होते हैं जो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा सके, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवा सके। उसको कुछ साथ में पार्टनर्स भी चाहिए होते हैं, तो वो पार्टनर्स नया बिजनेस शुरू करते हैं। उसके सप्लायर्स बहुत सारे नए नए बनने लग जाते हैं जो लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अच्छा, उसको होलसेलर चाहिए होते हैं, तो बहुत सारे होलसेलर आ जाते हैं, नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी आई है, मैं इसका एजेंट बन जाता हूँ, होलसेलर बन जाता हूँ, रिटेलर बन जाता हूँ, ठीक है। तो टेक्निकली जब भी एक कंपनी शुरू करती है, इसके पीछे जितने भी इसके सप्लायर्स होते हैं वो सारे, काफी सारे लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं ताकि इस कंपनी के साथ मिलकर उनको भी बेनिफिट हो। और इसके आगे इसके जितने भी एजेंट्स होंगे, कोई होलसेलर होता है, ठीक है, कोई रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, नॉट इन कंपनीज बट बेसिकली किसी भी गुड्स में तुम देख सकते हो यूजुअली गुड्स को कैसे सेल किया जाता है, एजेंट्स के थ्रू, होलसेलर्स, रिटेलर्स के थ्रू। तो ये सभी लोगों को बिजनेस में बेनिफिट होता है, इन सबको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखो, जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसका बेसिक काम ही यही होता है कि वो मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट कमा सके। एंटरप्रेन्योर को पता है मेरा खुद का पैसा लगा है, मेरे को लॉस हो सकता है, बहुत रिस्की चीज है, मैं मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट निकाल के लाऊंगा, तो एफिशिएंसी बढ़ती है। इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब होने लगती है, जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ बताया, बहुत सारे नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लग जाएंगी। कुछ एक ऐसे रॉ मटीरियल अब बनने लग सकते हैं एक कंपनी के आने की वजह से, जो रॉ मटीरियल शायद पहले इंडिया में बनते ही ना हो, पर अब क्योंकि कंपनी आ गई तो अब लोग उस कंपनी के रिलेटेड कुछ रॉ मटीरियल्स बनाने लग गए इंडिया में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नई नई आएंगे। एंड ओवर द पास्ट ईयर्स तुम देखो ना, पहले स्मार्टफोन नहीं होते थे, अब स्मार्टफोन्स आ गए, लैपटॉप्स नहीं होते थे, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, धीरे धीरे वो आ रहे हैं। उनके रॉ मटीरियल्स, उनके चार्जर्स, उनके जो लोग उनको ठीक करते हैं, ऐसे अब एआई आ रहा है, तो एआई से रिलेटेड बहुत सारी नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कह लो, या फिर बहुत सारी नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब जन्म लेने लगेंगी। तो ये सभी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू होती हैं। लोकल कम्युनिटीज को इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। जब टेस्ला जैसी कोई गाड़ी या कोई कंपनी इंडिया में आएगी तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को जो है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देगी, इंडिया की लोकल कम्युनिटीज से लोगों को पकड़ेगी कि भैया तुम लोग आओ हमारे पास काम करो, ठीक है। तो उनको भी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो यानी कि जितने भी अपने रूरल एरियाज हैं उन पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। फॉस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। जितने भी हमारे देश में लोग हैं उनमें एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन की स्पिरिट जागती है। देखो, आज से कुछ साल पहले बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है। आज की डेट में शार्क टैंक आ गया है, बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको आज हम बहुत ज्यादा न्यूज में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि यार आजकल अगर तुम स्टार्टअप करते हो तो वो एक बहुत अच्छा, एक फैंसी चीज है, ठीक है। तो इसकी वजह से और लोग भी जो है मोटिवेट होते हैं, विच इज वाई इंडिया में बहुत ज्यादा लोग जो है स्टार्टअप करने लग गए हैं। आज से कुछ साल पहले तक कोई डरता था, लोग डरते थे, कोई करता ही नहीं था स्टार्टअप। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो स्टार्टअप एंड बिजनेस की जो चीज है, शार्क टैंक की वजह से और भी काफी रीजन की वजह से अब वो बूम करने लगी है, तो अब हर कोई चाहता है मैं अपना स्टार्टअप करूं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन की स्पिरिट दूसरे लोगों में भी जागती है। छोटे छोटे शहरों के लोग बड़े बड़े स्टार्टअप्स करने लग गए हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का? तो सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले तुम खुद को डिस्कवर करो, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस आता है, बिजनेस करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, क्या वो स्किल्स मेरे में है। अच्छा, अगर हैं तो मुझे किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है भी नहीं है, ठीक है, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, कितना पैसा दे सकता हूँ, मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड चेक कर सकती हूँ, मैं अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स चेक कर सकती हूँ, मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट चेक करूंगी, मैं अपने आप को देखूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है
बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि मुझे तो बिज़नेस ही करना है। कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं मुझे तो सरकारी नौकरी में ही जाना है। तो तुम देखोगे सबसे पहले कि क्या करना चाहते हो, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे तो एक बड़ी सारी एमएनसी में जॉब ही करनी है। तो तुम्हारा क्लियर क्या इंटरेस्ट है, पहले तुम वो देखोगे। जब तुम्हें क्लियर तुम्हारा इंटरेस्ट समझ आ गया कि मुझे तो बिज़नेस ही करना है, आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, आई वांट टू हैव अ कंपनी ऑफ माय ओन, तो तुम आइडेंटिफाई करोगे अपॉर्चुनिटीज़ को कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसमें है। अच्छा, एआई की फील्ड में अपॉर्चुनिटी, आज से कुछ साल पहले अपॉर्चुनिटी होती थी कि तुम एक वेबसाइट बना लो, जिसके पास वेबसाइट है उसको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी। आज की डेट में क्या हो गया, तुम एक एआई बना लो, जिसके पास एआई है उसको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी देखो कि हर वक्त हर साल अपॉर्चुनिटीज बदलती रहती है। आज से 3-4 साल पहले एजुकेशन की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिली है लोगों को, कंपनीज को, ठीक है। तो हर साल कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री होती है जो बहुत बूम पे होती है। तो तुम देखो तुम्हारी टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री बूम पे है, किसमें अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। फिर तुम आइडियाज जनरेट करने लगो और फिर उन आइडियाज को इवैल्यूएट करो, ठीक है, कि मैं अच्छा अगर इस इंडस्ट्री में जाता भी हूँ तो मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कितना पैसा कहाँ से आएगा, वो सब कुछ तुम आइडियाज जनरेट करो, आइडियाज को इवैल्यूएट करो, बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट करो, फिर सारी प्लानिंग शुरू करो, ठीक है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, मैं कब क्या करूंगा, तुम वो प्लानिंग सारी शुरू करो। फिर स्टार्टअप के लिए कैपिटल उठाओगे। सबसे पहली चीज तुम क्या करते हो, बिजनेस शुरू करने से पहले पैसा इकट्ठा करते हो। जैसे इंसानों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जैसे हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते, वैसे एक बिजनेस भी बिना पैसे के जिंदा नहीं रह सकता। पैसा इज लाइक ऑक्सीजन फॉर अ बिजनेस। बिजनेस को लगातार पैसा चाहिए, हर दिन पैसा चाहिए किसी ना किसी चीज के लिए, ठीक है ना। तो स्टार्टअप को कैपिटल चाहिए, तो सबसे पहले तुम स्टार्टअप के लिए कैपिटल रेस करोगे। तुम शार्क टैंक से जाके इन्वेस्टर से पैसा उठा सकते हो, कॉलेजेस बहुत सारे स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं, फंड करते हैं, ठीक है। इन पर्सन भी तुम जाके इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो, तुम अपनी फैमिली से पैसा ले सकते हो, अपनी खुद की सेविंग से पैसा लगा सकते हो, दोस्तों से पैसा ले सकते हो, पब्लिक से आईपीओ खोल के अपना आईपीओ लगा के पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो कहीं से भी तुम पैसा रेज करो, फिर अपने बिजनेस को शुरू करो, बिजनेस को स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, सर्विस जो भी कर रहे हो, एम्प्लॉइज रखो और बिजनेस को स्टार्ट करो। फिर बिजनेस को ग्रो करो। ऑब्वियसली अगर एक ब्रांच सक्सेसफुल हो गई तो दूसरी ब्रांच बनाओ, तीसरी ब्रांच, मोर सिटीज, मोर स्टेट्स, मोर कंट्रीज, मोर प्रोडक्ट्स, मोर सर्विसेज, ठीक है, मोर फैक्ट्रीज, मोर एम्प्लॉइज, हर पर्सपेक्टिव में अपने बिजनेस को ग्रो करो। एंड अगर उसके बाद ये दिस इज ऑप्शनल थिंग, दिस इज ऑप्शनल, अगर तुम चाहो तो अपने बिजनेस को सेल ऑफ कर सकते हो। चाहे तो पूरा बिजनेस लोग क्या करते हैं, अपना सेल ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस बनाया, अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, मेरे बिजनेस की बहुत ज्यादा हाई वैल्यू हो गई है। जैसे कि शार्क टैंक में होता है, शार्क टैंक में हम क्या करते हैं, हमने एक बिजनेस बनाया, अब मैं उस बिजनेस को टेक्निकली बेचने जा रही हूँ शार्क टैंक में कि तुम मेरे बिजनेस में मेरे शेयर्स को खरीद लो और बदले में मुझे पैसा दे दो। सिंपल बात, ठीक है। तो चाहो तो तुम पूरा 100% भी अपना शेयर बेच सकते हो बिजनेस का, और पूरा बिजनेस किसी और को बेच सकते हो, और अपना पैसा तुमने ले लिया, जिसको भी तुमने अपना बिजनेस बेचा उस इन्वेस्टर से तुमने पैसा ले लिया, और फिर उसके बाद तुमने क्या किया, अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके कोई और बिजनेस खोल लिया। तो हार्वेस्टिंग में ऑप्शनल है, तुम चाहो तो अपना पूरा बिजनेस बेच दो और बिजनेस से बाहर निकल के अपना पैसा कमा के मस्त बढ़िया जिंदगी में मजे करो। चाहे तो कुछ एक पार्ट अपने बिजनेस का सेल ऑफ कर सकते हो, जैसे कि शार्क टाइम पे कुछ एक शेयर बिजनेस का सेल ऑफ किया जाता है, वो हार्वेस्टिंग है कि तुम अपना शेयर सेल ऑफ कर सकते हो बिजनेस में, अपना पैसा तुमने बढ़िया मस्त कमा लिया, जिंदगी के मजे कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। बट दिस इज ऑप्शनल। कई लोग कर देते हैं अपना बिजनेस पूरा सेल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब तुम ग्रोइंग स्टेज में होते हो तो तुम्हारे कंपेटिटर्स देखते हैं कि अरे ये बहुत ग्रो कर रहा है, तो कंपेटिटर्स खुद तुम्हारे पास आते हैं कि देखो हम तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो कई लोग बेच देते हैं कि ठीक है यार मुझे तो मेरा पैसा मिल रहा है, कई लोग नहीं बेचते कि नहीं अभी तो मैं इसको और बहुत बड़ा बनाऊंगा, मैं इतने छोटे लेवल पे नहीं इसको बेचूंगा, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम बेचना चाहते हो बिजनेस को, पैसा निकालना चाहते हो, या नहीं बेचना चाहते हो, इसको और बड़ा करना चाहते हो, ठीक है जी। चलो अगली आते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, इस प्रोसेस की क्या क्या एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली करे जाने वाली एक्टिविटी है। तुम इसको हवा में ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया, बहुत ज्यादा इसमें प्लानिंग चाहिए होती है, रूट लेवल से बिल्कुल तुम बैठ के एक एक चीज प्लान करते हो, सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चलते हो, हवा में तीर नहीं मार सकते हो। लॉफुल है, पर्पसफुल एक्टिविटी है,
इलीगल चीजों का बिजनेस तुम टेक्निकली नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स इलीगल एक्टिविटी। तो तुम्हें लीगल चीजों का ही तुम बिजनेस कर सकते हो और एक पर्पस के साथ, एक टारगेट के साथ करते हो। कई लोगों का पर्पस होता है सिर्फ पैसा कमाना, कई लोग का पर्पस होता है कि मुझे गरीबों की मदद करनी है, कई लोग का पर्पस होता है मुझे वुमेन की हेल्प करनी है, कईयों का हेल्प पर्पस होता है मुझे रूरल एरिया के लोगों की हेल्प करनी है, कईयों का पर्पस होता है कि मुझे अच्छी एजुकेशन देनी है, ऐसे मुझे कोई अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस देना है जो मार्केट में नहीं है। तुम्हारा पर्पस होगा कुछ, उसके लिए करते हो। इनोवेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। देखो मैं कहती हूँ कि ना, ये 4 दुकानें थी एक बाजार में, ठीक है। मैंने एक नई दुकान खोली और मैंने एक नई दुकान भी सेम टू सेम खोली। क्या अब तुम इन पांचों को देख के बता सकते हो कि इन पांचों में से कौन सी दुकान नई खुली थी? 1 2 3 4 5, ये 5 दुकानें हैं तुम्हारे सामने। क्या तुम इनमें से देख के बता सकते हो कौन सी दुकान नई खुली है? तुम नहीं बता सकते क्योंकि ये पांचों टेक्निकली बिल्कुल सेम है। किसी ने, इसने अगर नई दुकान खोली है, इसने कोई इनोवेशन करा ही नहीं है, इसने कुछ ऐसा करा ही नहीं है कि ये अपने कंपेटिटर से अलग दिख सके। दिस शॉप इज टेक्निकली द सेम, देयर इज नो इनोवेशन इन दिस शॉप। तो हम क्या बोलते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कुछ ना कुछ इनोवेशन करता है। इनोवेशन का माने कि अगर ये सारी ऐसी ओवल शेप्ड है, इसने थोड़ी सी अलग अपनी दुकान खोली है, अब तुम क्लियरली बता सकते हो कि ये दुकान इन सभी दुकानों से अलग है। दिस इज कॉल्ड एज इनोवेशन, कि तुम बाकी दुकानों से अलग दिख रहे हो, तुमने कुछ तो अलग किया है। फॉर एग्जाम्पल ये सारी की सारी नॉर्मल किराना शॉप्स हैं, दूध ब्रेड वही सब नॉर्मल चीजें, ये सारी की सारी नॉर्मल किराना शॉप्स है, नॉर्मल वही सारी चीजें बेचती हैं। तुमने अलग क्या किया कि तुमने बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी, अपना जो भी तुमने ब्रांड बनाया उसकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी, जगह जगह अपने ब्रांड का नाम लगाया, लोगो लगाया, बहुत सुंदर पूरा ब्रांड का पेंट वगैरह किया, और तुमने एक 24/7 शॉप खोल दी। टेक्निकली ये भी किराना स्टोर है, टेक्निकली ये भी किराना स्टोर है, टेक्निकली ये भी दूध दही ब्रेड बटर वही बेचेगा, ये भी वही बेचेगा, पर इसने ब्रांड बना के करा है और 24/7 शॉप खोली है, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें कुछ तो इनोवेशन है। तो ये इनके जैसा सेम नहीं है। और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेशन करने का, कुछ अलग करने का सोचता है, सेम कंपेटिटर्स जैसे नहीं कर सकता। तुम एक चीज सोच के देखो, अगर तुमने एग्जैक्टली सेम वही किया जो पुराने लोग कर रहे थे, तो तुम इनसे आगे कैसे निकलोगे? तुम इनसे आगे कैसे निकलोगे? तुम कभी इनसे आगे निकल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकल पाओगे? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस तो है, तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, कुछ अलग भी नहीं है, तुम आगे कैसे निकलोगे? अब तुम्हारे पास कुछ अलग है, तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम आगे निकल सकते हो, इवन दो तुम्हारे पास शायद एक्सपीरियंस इनके जैसा नहीं है, पर तुम आगे निकल सकते हो क्योंकि तुमने कुछ अलग किया। अगर सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, कभी आगे ही नहीं निकलोगे, क्योंकि इनके पास तो एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास वो भी नहीं है। ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो तुम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करते हो, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से फैक्ट्री खोलते हो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हो। फिर है रिस्क टेकिंग, तो एंटरप्रेन्योर रिस्क तो लेता ही है। तुम जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा रिस्क होगा, पर उतना ही ज्यादा प्रॉफिट का चांस भी होगा। तो रिस्क तो हर एक एंटरप्रेन्योर लेता है, एंड मोस्ट ऑफ द लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उसमें रिस्क है। ठीक है, क्योंकि उसमें रिस्क है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें अगर प्रॉफिट होगा बहुत ज्यादा होगा, पर अगर लॉस होगा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन नौकरी में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। तुम हमेशा एक नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, पर एंटरप्रेन्योरशिप में तुम नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ते ही नहीं हो, या तो बहुत बड़ा लॉस होता है या बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो रिस्क तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा रहेगा, हमेशा। और हर एक कंपनी को, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो इंडिया में है, अमेरिका में है, चाहे कुछ भी है, हर एक बंदे को जो नौकरी नहीं कर रहा, जो अपना बिजनेस कुछ कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, हर वक्त हर दिन उसको रिस्क रहने वाला है। कभी तुम रिस्क को बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए? यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो कुछ क्रिएटिव सोच सके, कुछ अलग सोच सके, कुछ अलग कर सके, कुछ इनिशिएटिव, नया इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कुछ नया आइडिया, कुछ नया करना, वो होता है इनिशिएटिव। वो कुछ नया करे, ऐसा बंदा होना चाहिए। सीज एंड एक्ट्स ऑन पर्पस, वो अगेन एक पर्पस देखता है और उस पर्पस के अकॉर्डिंग काम करता है, बिना पर्पस के हवा में तीर नहीं मारता है। ऐसे नहीं करता है कि मेरे बॉस ने बोल दिया ये करना है तो ये करूंगा, नहीं। वो हर चीज के पीछे एक पर्पस देखता है कि मैं क्यों कर रहा हूं ये चीज, और फिर करता है। एफिशिएंसी, यानी कि वो मिनिमम कॉस्ट में हमेशा ज्यादा बेनिफिट लेने का सोचता है। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसकी कंपिटेंसी। कंपिटेंसी का मतलब है कि उसकी क्वालिटी, सिंपल भाषा में कंपिटेंसी का मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर के, एक बिजनेसमैन की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कुछ नया सोच सके, वो हमेशा एक पर्पस के साथ काम करे, बिना पर्पस के काम ना करे, वो हमेशा कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट निकालने का तरीका देखे, हमेशा सिस्टमैटिकली प्लान करे, स्टेप बाय स्टेप चले और हर चीज का रीजनिंग के साथ चले,
बिना रीजन के, पर्पस के, बिना प्रॉपर प्लानिंग के वो काम ना करे। परसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने देखा 2 दिन ट्राई किया, 2 दिन में प्रॉफिट नहीं हुआ, तीसरे दिन बंद कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम 2 साल लगाओ चाहे उसके ऊपर, अगर तुम्हें पता है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, हाँ मैं सही कर रहा हूँ और हाँ मुझे एक दिन प्रॉफिट होगा, तो कोई बात नहीं, डटे रहो। परसिस्टेंट मतलब डटे रहो अपने लक्ष्य पे, अपने रास्ते पे चलते रहो, डटे रहो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो प्रॉफिट जरूर होगा। तो रेगुलर रहो। एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनका ये भी रीजन होता है कि वो बहुत छोटे से किसी लॉस को देख के डर जाते हैं, बहुत थोड़े से टाइम में डर जाते हैं और बैकआउट कर जाते हैं। वो लॉन्ग टर्म तक रेगुलर रह ही नहीं पाते, विच इज वाई बिजनेस कभी सेटल हो ही नहीं पाता। तो तुम्हें डटे रहना है। इन्फॉर्मेशन सीकिंग, वो हमेशा कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बैठा है, कुछ नया देख ही नहीं रहा, कुछ नया सीख नहीं रहा, कोई मार्केट में जाके रिसर्च नहीं कर रहा, देख ही नहीं रहा कि कौन नया कंपेटिटर आया, क्या नई टेक्नोलॉजी आई, कुछ नहीं ऐसा कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लगातार मार्केट में जाओ, रिसर्च करो, कंपेटिटर्स को देखो, टेक्नोलॉजीज को देखो, क्या नया आया है, लॉ को पढ़ते रहो, कोई नया लॉ आया है क्या, इन्फॉर्मेशन लगातार इकट्ठी करते रहो। हमेशा हाई क्वालिटी का काम करो, कभी भी बुरी क्वालिटी का काम मत करो। ठीक है। कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एक बार किसी चीज के लिए कमिटमेंट दे दी, उससे पीछे मत हटो। फिर चाहे बीच में तुम्हें थोड़ा सा प्रॉफिट चाहे कम हो रहा है या कुछ है, शुरू में मना कर दो अगर नहीं करना, पर एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उस पर डटे रहो, उसको छोड़ो मत, उसको पूरा करो, कमिटमेंट अपनी पूरी करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए बिजनेसमैन के पास, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट बंदा हूं, मैं कर सकता हूँ। एजर्टिवनेस, एजर्टिवनेस मतलब होता है कि तुम बहुत स्पष्ट शब्दों में अपना पॉइंट दूसरे के सामने रख सको। देखो, तुम्हें पहले खुद को क्लियर होना पड़ेगा कि मैं दूसरे को क्या समझाना चाहता हूँ, और फिर बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने पॉइंट को दूसरे के सामने रख दो। अगर तुमने स्पष्ट शब्दों में अपना पॉइंट सामने नहीं रखा तो क्या होगा, तो सामने वाला कभी तुम्हारा पॉइंट समझ ही नहीं पाएगा। अगर तुम खुद क्लियर नहीं हो, तुम क्लियरली समझा नहीं पा रहे हो, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, और तुम्हारे एम्प्लॉइज कभी अगर समझेंगे नहीं तुम्हें, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे। तो असर्टिवनेस मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, पहले अपने दिमाग में, फिर अपने शब्दों में बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाला इजीली समझ जाए और तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर दे। तो अपने आप में यू शुड बी सुपर क्लियर अबाउट योर आइडियाज इन योर माइंड। पर्सुएशन यानी कि तुम्हें दूसरों को मोटिवेट करने की, तुम्हें दूसरों को, यानी कि तुम दूसरों को कन्विंस कर दो कि तुम जो कह रहे हो वो सही है, वो अच्छा है। देखो, जब भी तुम्हें कोई प्रोडक्ट बेचना है, कुछ भी बेचना है, सेल करना है, तो तुम्हारे में कन्विंसिंग, कन्विंसिंग यानी कि परसुएशन, परसुएशन मतलब कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि कस्टमर को लगे कि हाँ भाई अच्छा चीज है, मैं खरीद सकता हूँ। सिमिलरली जब भी तुम इन्वेस्टर से पैसा मांग रहे हो, तो इन्वेस्टर्स कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई अच्छा बिजनेस है, मैं पैसा लगा सकता हूँ। जब तुम एम्प्लॉइज को रख रहे हो, तो एम्प्लॉइज कन्विंस हो जाए कि भाई हाँ अच्छा बिजनेस है, मैं यहाँ पे नौकरी कर सकता हूँ। तो तुम्हारे अंदर वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। एम्प्लॉइज को कन्विंस करो, इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, गवर्नमेंट को, हर किसी को कन्विंस करना आना चाहिए कि भाई तुम्हारा बिजनेस अच्छा है, तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। मॉनिटरिंग, लगातार तुम्हें मॉनिटर करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, तुम्हारे मार्केट को, तुम्हारे कस्टमर्स को, तुम्हारे एम्प्लॉइज को, लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को इन शॉर्ट मॉनिटर करना आना चाहिए तुम्हें। एंड तुम्हें अपने एम्प्लॉइज के लिए कंसर्न रखना होगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि बुरी क्वालिटी के एनवायरनमेंट में काम करवा रहे हो, बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो, कम पैसा दे रहे हो, तो एम्प्लॉइज के लिए भी तुम्हें कंसर्न रखना पड़ेगा। तो ये सारी क्वालिटीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में, एक बिजनेस ओनर में होनी चाहिए। अगला टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन, कि एंटरप्रेन्योर किन चीजों से मोटिवेट होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर किन चीजों से मोटिवेट होता है। एंटरप्रेन्योरियल सिचुएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पर्सनल अकम्प्लिशमेंट इन competitive situation and involving higher standard of excellence. One often comes across reference to need for achievement or an act in short as the primary driver of entrepreneurial behavior. कहते हैं कि कोई बंदा नौकरी छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में क्यों जाएगा, ऐसा क्या मिल रहा है उसको बिजनेस में कि वो नौकरी छोड़ के बिजनेस करने जा रहा है। तो कहते हैं हमें एक मेजर मोटिवेशन का सोर्स जो बिजनेस ओनर्स के लिए मिलता है, वो होता है नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट को मैंने शॉर्ट में लिखा, नीड को मैंने शॉर्ट में लिखा एन, अचीवमेंट को शॉर्ट में मैंने लिखा ACH। तो कहते हैं नीड फॉर अचीवमेंट होती है हर बिजनेसमैन की, जो मेजरली उसको मोटिवेट करती है कि जॉब छोड़ दे और बिजनेस कर, अचीवमेंट करने, उसको खुद को अचीव करने की, मैं अपने नाम से बिजनेस बनाऊंगा, मैं अपने नाम पे कुछ करूंगा, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता हूँ, या कुछ भी मैं कुछ पर्सनली अचीव करके दिखाना चाहता हूँ। तो जब भी तुम्हारे अंदर वो एक
अचीवमेंट की पावर आती है कि हाँ मैं कुछ अचीव करके दिखाना चाहता हूँ इस दुनिया को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने आप को, तो वहां पे यूजुअली लोग एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता अपनाते हैं जब वो कुछ अचीव करके दिखाना चाहते हैं। कुछ और चीजें जो मोटिवेट करती हैं एक एंटरप्रेन्योर को, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर। तुम्हें पावर मिलती है, देखो अगर तुम खुद किसी के अंडर नौकरी कर रहे हो, यानी कि तुम खुद किसी के अगर नौकर हो तो तुम्हारे पास ज्यादा पावर नहीं होगी। पर जब तुम ओनर हो और तुम्हारे अंडर बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं, तो तुम्हारे पास टेक्निकली पावर है कि तुम उन लोगों को डिक्टेट कर सकते हो कि भाई जैसा मैंने बोला है वैसे कर, मैं पैसे काट लूंगा, मैं नौकरी से निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम्हारे पास पावर है, ठीक है। तो नीड फॉर पावर तुम्हारे पास या फिर होती है कि लोगों को ये होता है मैं खुद पावरफुल बनना चाहता हूं, मैं किसी के अंडर, उल्टा ये नहीं कि किसी और के पास पावर है और मैं उसकी सुन रहा हूं, नहीं, मेरे पास पावर होनी चाहिए और मेरी बहुत सारे लोग सुने। तो उस टाइम पे लोग नौकरी को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन मतलब जुड़ना, अपने फैमिली बिजनेस के साथ जुड़ना, ठीक है। अपने फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, फैमिली बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग बिजनेस में जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लॉट ऑफ पीपल फैमिली बिजनेस में जाते हैं ताकि वो फैमिली के साथ जुड़ सके, अपने फैमिली बिजनेस के साथ जुड़ सके, इसलिए वो बिजनेस में जा रहे हैं। नीड फॉर ऑटोनॉमी, तो नौकरी में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है, एम्प्लॉयर जब बोलेगा तब काम करना पड़ेगा, जब बोलेगा तभी छुट्टी मिलेगी, नहीं अगर वो बोल रहा छुट्टी नहीं लेने दे रहा तुम छुट्टी नहीं ले सकते। ओवर टाइम करने को बोल रहे हैं तो तुम्हें काफी बार करना पड़ेगा, ठीक है। डांट रहा है, तुम्हें डांट सुननी पड़ेगी, ठीक है। उसे काम पसंद नहीं आया, तुम्हें दोबारा करके देना पड़ेगा। ओनर ने, बिजनेस तुम्हारे बॉस ने जैसा बोल दिया तुम्हें करना पड़ेगा, नौकरी में ये होता है। पर बिजनेस में कोई तुम्हें डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई डांट नहीं सकता, कोई तुम्हें रूल्स नहीं सिखा सकता, कोई बोल नहीं सकता इस टाइम काम कर, इस टाइम मत कर, इस टाइम आ, इस टाइम मत आ, छुट्टी लेनी है नहीं लेनी है, कोई तुम्हारे ऊपर बॉस नहीं बैठा। ऑटोनॉमी है, यानी कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्रीडम है बिजनेस में, एंड विच इज वाई अगेन बहुत सारे लोग नौकरी के ऊपर बिजनेस को चूज करते हैं। लास्ट मेरे पास टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। देखो हमेशा तुम्हें लाइफ में क्या करना पड़ता है, तुम्हें लाइफ में बहुत सारी चीजों से रिलेटेड कुछ सर्टेन चॉइसेस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे टाइम टू टाइम तुम्हें चॉइसेस लेने पड़ते हैं। तुम्हारे करियर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, तुम्हारी प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। तुम्हें जिंदगी में बहुत बार, इनफैक्ट हर दूसरे दिन कोई ना कोई चॉइस लेनी पड़ती है। ये जो चॉइसेस हैं तुम्हारी, यही डिफाइन करती हैं कि तुम्हारे को फ्यूचर में जाके प्रॉफिट होगा या तुम्हारे को लॉस होगा। ये चॉइसेस ही तुम्हारी डिफाइन करती है, क्योंकि अगर तुमने सही चॉइस ली तो प्रॉफिट होगा, अगर सही चॉइस नहीं ली तो तुम्हें लॉस होगा, ठीक है ना। ये जो चॉइसेस हैं ये बहुत मैटर करते हैं तुम्हारी लाइफ में, और ये जो चॉइसेस हैं वो बंदा किसके बेसिस पे लेता है, वो बंदा लेता है अपने एटीट्यूड और अपने वैल्यूज के बेसिस पे। वैल्यूज का मतलब कि तुम्हारे क्या धर्म ईमान तुम्हारा क्या कहता है, इंसानियत क्या कहती है, क्या तुम्हारे अंदर क्या थॉट्स है तुम्हारे दिमाग में। लाइक कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है, दैट्स इट, सिंपल बात, मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, ठीक है। लोगों का ये वैल्यू है, ये एटीट्यूड है, डजंट मैटर मुझे लॉस हो रहा है, मैं लोगों के साथ गलत नहीं करूंगा। तो तुम्हारी क्या वैल्यू है। कई लोगों को होता है यार कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे से फर्क पड़ता है, मैं दुनियादारी का इतना नहीं सोचता हूँ। कई लोग दुनिया का बहुत सोचते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, उसके बेसिस पे तुम सर्टेन चॉइसेस लेते हो, और वो चॉइसेस ही तुम्हारा आगे प्रॉफिट लॉस डिटरमिन करते हैं। तो तुम्हारे वैल्यूज और एटीट्यूड्स, टेक्निकली कहने का मतलब है कि तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा दिमाग जो कहता है, जो भी वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर सक्सेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। वैल्यूज एंड एटीट्यूड रेफर्स टू द बिहेवियरल चॉइसेस इंडिविजुअल्स मेक फॉर सक्सेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। तुम सक्सेस होगे या नहीं होगे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा तुम्हारे वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स में। तो तुम्हें जो है तुम्हारा वैल्यूज, तुम्हारे एटीट्यूड्स बहुत अच्छे, बहुत हाई रखने चाहिए, किसी का भी बुरा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसे वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स तुम्हें रखने चाहिए। ये चीज यहाँ पर बोली गई है क्योंकि तुम्हारे वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स का बहुत ज्यादा ट्रमेंडस इंपैक्ट होने वाला है तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पर होता है खत्म। इस पूरे चैप्टर का ये जो पीडीएफ है, ये तुम्हें पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लो, कॉमेंट कर दो। कोई भी दूसरी चीज तुम्हें चाहिए तो प्लीज कॉमेंट कर लो। तुम्हारी मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू हो चुकी है, रोज सुबह 11 बजे तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट हम लेकर आ रहे हैं। एंड सीयूईटी के दौरान तुम्हारे क्या ड्रेस कोड होगा या सीयूईटी से रिलेटेड सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलने वाली है। सीयूईटी के बाद कॉलेज एंट्रेंस के टाइम पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलने वाली है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलते हैं कल की वीडियो में मॉक टेस्ट के साथ।